हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्र 21 की, जो कि 25 अगस्त के लिए जारी किया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्र है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं अम्ल, क्षारक और लवण की, तो इसमें जल के विलयन में अम्ल और क्षारक की अलग अलग अभिक्रियाएँ होती हैं। जरा उन्हें देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब जल के साथ यह अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है बच्चों? ये आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब एक हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोजन का आयन होता है, वो अकेला नहीं रह सकता बच्चों। इसी वजह से ये पानी के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन को बनाता है। अगर ध्यान दें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल की अभिक्रिया करने पर हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन का एक आयन बनता है। और हाइड्रोजन का जो आयन है वो पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और हाइड्रोक्साइड आयन अलग से रह जाता है, दिखेगा आपको जब ये किससे अभिक्रिया करेगा बच्चों? जब ये क्षारक से अभिक्रिया करेगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम अलग हो गया और हाइड्रोनियम ऑक्साइड आयन अलग हो गया। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जल की अभिक्रिया होगी तो ये भी इसी तरीके से मैग्नीशियम अलग हो रहा, हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा बच्चों। अब बात आती है अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने की बात। तो जब बच्चों अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने की बात करते हैं तो अम्ल और क्षारक की घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी होती है। तो जल में जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं तो अत्यंत सावधानी से हमें मिलाना चाहिए और अम्ल को सदैव धीरे धीरे तक जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दर्शाया गया बच्चों। अब जैसे जैसे ये मिलेगा, अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो कांच का बर्तन जिसमें आप मिला रहे हैं बच्चों, या पात्र जिसमें भी आप मिला रहे हैं, वो टूट सकता है। ऐसी चेतावनी आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन पे तथा सोडियम ऑक्साइड की बोतल पे आपको अक्सर देखने को मिल जाती है बच्चों। जब जल में अम्ल और क्षारक को मिलाने पर आयन की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, यानी कि धीरे धीरे इनमें कमी आनी शुरू हो जाती है, इनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाती है बच्चों। इसी प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं, तनुकृत हो जाते हैं ये। अब बात आती है बच्चों सार्वत्रिक सूचक की। तो सार्वत्रिक सूचक को जानने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसमें हाइड्रोजन के आयन और हाइड्रोक्साइड के आयनों की सांद्रता कमी या तनुकरण के बारे में, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, उसकी कमी के कारण रंगों का जो अलग अलग संकेतक के रूप में हम देख सकते हैं अलग अलग रसायनों के माध्यम से, उसी को हम सर्वत्र सूचक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बच्चों। और ये काम करता है हमारे हाइड्रोजन के आयनों की विभिन्न सांद्रता के तौर पे, यानी कि विभिन्न रंगों की सांद्रता जो हमें दिखाई देती है, यानी कि सर्वत्र सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रता पर विभिन्न रंग दिखाते हैं। तो इससे हमें उसकी सांद्रता पता चलती है और ये हमें विलयनों में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता जानने में मदद भी करता है बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो बच्चों, अम्ल की जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो बच्चों कौन सा आयन उत्पन्न होता है? हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, जब कोई क्षार जल में अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो जब कोई क्षार जल में अभिक्रिया करता है तो बच्चों तो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है बच्चों। ठीक है, ये इसके क्या है, उदाहरण है बच्चों। चलिए जरा अगला देखते हैं बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 3, अम्ल को तनुकृत करते समय हमें क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? तो बच्चों, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जो कि अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी है और अगर हम इसका पालन ना करें या ध्यान से इसको ना करें तो इसमें से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जो ताप उत्पन्न होगा उससे कांच का पात्र भी टूट सकता है या वो छलक सकता है, छलक करके हमारे हाथ शरीर पे आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमें पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में पानी को मिलाना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अम्ल के विलयन में तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो बच्चों, जब ऐसा होता है अम्ल के विलयन में तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, तो ये प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, इनकी प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है बच्चों। इसी प्रक्रिया का हम तनुकरण कहते हैं बच्चों, और जो विलयन तैयार होता है वो तनुकृत होता है बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों।
अब है सर्वत्र सूचक को परिभाषित कीजिए। तो सर्वत्र सूचक क्या है? ये एक ऐसा विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता पर भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। इससे हम विलयनों में हाइड्रोजन के आयन और OH- के आयनों की सांद्रता के जान सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।